हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम बच्चों दीक्षाला इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बिल्कुल नया टॉपिक है बच्चों आपके लिए। अभी तक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा हुआ है, फर्स्ट टाइम आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा नया आप ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों? अब आप कहोगे रियल नंबर सुना था, नेचुरल नंबर सुना था, होल नंबर सुना था सर, रेशनल नंबर सुना था, पर कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने सुना ही नहीं था बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि जनरेशन ऑफ नंबर कहां से हुई थी, यानी नंबर पैदा कहां से हुए थे, मदर ऑफ नंबर्स क्या है, तो आप कहोगे मुझसे रियल नंबर। यही तो कहोगे आप। आपने पढ़ा रखा है कि सबसे बड़ा रियल नंबर होता है, फिर रियल के दो पार्ट बन जाते हैं, रेशनल और इर्रेशनल। इर्रेशनल में आता नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और रेशनल की बात करेंगे तो आप बोलोगे इंटीजर आता है सर, फिर होल नंबर आता है, फिर नेचुरल नंबर आता है। यही तो कहोगे आप हमसे। लेकिन बच्चों जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये वो नंबर है जहां से रियल नंबर बने हैं, यानी जनरेशन ऑफ नंबर जो है वो रियल नंबर से ना होकर कहां से हुई है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर से हुई है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल प्लस इमेजिनरी। क्या होता है? रियल प्लस इमेजिनरी। जब हम रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर्स को मिला देते हैं तो हमारे पास जो बनता है वो बच्चों बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी तक जो आप पढ़ते हुए आ रहे थे बच्चों को, रियल नंबर पढ़ते हुए आ रहे थे। क्या पढ़ते हुए आ रहे थे? रियल नंबर। अब बच्चों आपको पढ़ना है इमेजिनरी नंबर। क्या पढ़ना है? इमेजिनरी। रियल तो आपने पढ़ लिया बच्चों, अब आप पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर्स। अब देखिए होता क्या है कि रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर तो आप अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? अब बात आती है, अगर कोई आपसे पूछेगा कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, तो इमेजिनरी नंबर्स बच्चों होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। क्या होते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इमेजिनरी क्वांटिटीज क्या होती हैं, रियल तो आप बता ही देंगे, जो एक्स एक्सिस पर लाई करती है माइनस इनफिनिटी से इन्फिनिटी। तो इमेजिनरी नंबर्स बच्चों होते हैं, इमेजिनरी क्वांटिटीज होती हैं द स्क्वायर रूट of negative real numbers is called imaginary quantities। यानी अगर हम नेगेटिव रियल नंबर का क्या कर दें, स्क्वायर रूट कर दें, तो हमें क्या मिलता है बच्चों? हमें मिलता है इमेजिनरी नंबर। जैसे रूट के अंदर -4, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -9, ये सब। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है बच्चों ये है इमेजिनरी नंबर्स के। अब आप कहेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं होते थे। अभी तक आपने यही तो पढ़ा था। आपने ये पढ़ा था कि स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा कैसी वैल्यू आती है? पॉजिटिव वैल्यू आती है, नेगेटिव वैल्यू तो आती ही नहीं है। जब मैंने आपको स्क्वायर रूट फंक्शन बताया था तब भी मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट की जो डोमेन होती है वो क्या होती है? रियल पॉजिटिव। अब आप कहेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर तो सर नेगेटिव नंबर आता ही नहीं था। वो आपकी बात सही है बच्चों, क्योंकि जब तक आपने इमेजिनरी नहीं पढ़ा था, आपने सिर्फ क्या पढ़ा था? रियल पढ़ा था। अब रियल में तो क्या होता था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर आते थे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहां पर इमेजिनरी नंबर्स की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? इमेजिनरी। तो इमेजिनरी बच्चों क्या होता है? इमेजिनरी क्वांटिटी होती है द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। यानी नेगेटिव रियल नंबर के जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं बच्चों, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी को डिनोट करने के लिए बच्चों, जैसे अब जैसे रूट में -4 आ गया, रूट में -9 आ गया, रूट में -2 आ गया, तो अब इसे हम ऐसा तो लिखे नहीं देंगे। अब इसमें हम कुछ और भी लिखेंगे। तो हम इमेजिनरी नंबर्स को डिनोट करने के लिए बच्चों जिसका यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। यानी इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस टर्म का यूज करते हैं, जिस नोटिफिकेशन का, उसे हम बोलते हैं आयोटा और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? स्मॉल आई से।
अब ये स्मॉल आई होता क्या है, आप ये कहोगे कि स्मॉल आई होता क्या है, यही तो कहोगे आप बच्चों। स्मॉल आई आयोटा के नाम से बोला जाता है और स्मॉल आई की वैल्यू होती है रूट के अंदर -1। क्या होती है, रूट के अंदर -1, प्री डिफाइंड है। अब मान लीजिए रूट -4 है तो हम इसे लिखेंगे रूट के अंदर -1 इंटू 4। इसे हम लिख सकते हैं रूट में -1 इंटू रूट में 4। ये आई हो गया, 4 का रूट कितना हो गया 2, तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बच्चों, 2i निकल कर आ गई। इसी तरीके से रूट में जैसे -9 है तो -1 इंटू 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में -1 रूट में 9, ये आई हो जाएगा 3, तो ये वैल्यू आ गई 3i। अब यानी 3i लिख रहा है, इसका मतलब है कि जो 3 है वो कैसा, इमेजनरी है, रियल नहीं है। तो आई जहां पर लग जाएगा, आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, आई रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव क्वांटिटीज को, इमेजनरी क्वांटिटीज को। तो इमेजनरी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों, आई का। अब आपको क्लियर हुआ बच्चों कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। जनरेशन ऑफ नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से हुई है। कॉम्प्लेक्स नंबर मदर ऑफ और नंबर्स भी हम कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, रियल और इमेजनरी। अब रियल और इमेजनरी को जब हम मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स। अभी तक जो आपने पार्ट पढ़ा था रियल, अब आप रियल प्लस इमेजनरी पढ़ेंगे यानी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। अब बात आती है कि इमेजनरी क्वांटिटीज होती क्या है। तो इमेजनरी क्वांटिटीज होती है बच्चों द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजनरी क्वांटिटीज। अगर हम नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजनरी क्वांटिटीज। अगर हम नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इमेजनरी बोलते हैं। इमेजनरी क्या हो जाता है, जैसे रूट के अंदर -4, ये इसके एग्जांपल हो गए। रूट के अंदर -9, रूट के अंदर -2। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी रूट में अगर नेगेटिव रियल नंबर आ गया तो हम उसे क्या बोल देंगे, इमेजनरी। आप यही तो करते थे जब आप रूट फाइंड करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो जब रूट स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाती थी तो आप लिख देते थे कि d लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट जो आता था b² - 4ac, तो आप लिख देते थे d अगर लेस देन 0 आता है रूट्स आर इमेजनरी, यही तो लिखते थे आप। यानी इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, इमेजनरी आ रहे हैं, हम उन्हें फाइंड अभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपने उस वक्त इमेजनरी पढ़ा ही नहीं होता था। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हमने इमेजनरी पढ़ लिया बच्चों, तो अब हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे। अब इमेजनरी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों, आई का। आई किसको डिनोट करता है, आयोटा को। आई की वैल्यू आपने पढ़ी, आई की वैल्यू कितनी होती है, रूट के अंदर -1। अब मान लीजिए रूट -4 को हमें सॉल्व करना है तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर -1 इंटू 4। रूट -1 अलग कर लिया, रूट 4 अलग कर लिया। अंडर रूट के -1 को हमने आई लिखा और रूट 4 को हमने क्या लिख दिया 2, तो ये 2i हो गया। रूट के अंदर -1 हमने क्या लिखा, रूट के अंदर -1 इंटू 9, -1 रूट के को हमने आयोटा लिख लिया, रूट 9 को 3, तो ये आपका आ गया 3i। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। इमेजनरी समझ में आ गया, इमेजनरी क्या है। अब बच्चों हम थोड़ी सी बात यहां पर आयोटा पे करेंगे कि आयोटा क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैं अभी फिलहाल ये रफ कर दे रहा हूं बच्चों। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों आयोटा पर। यहां पर हमने एक टर्म पढ़ा कि इमेजनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आयोटा का। यानी जिन नंबर्स के साथ आई लग जाएगा हम समझ जाएंगे कि ये जो पार्ट है वो कौन से पार्ट को डिनोट कर रहा है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजनरी वाले पार्ट को डिनोट कर रहा है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको बताया दो पार्ट होंगे, एक तो रियल पार्ट और एक इमेजनरी पार्ट। रियल पार्ट तो आपको वैसे ही दिख जाएगा। अब आप फर्क कैसे करेंगे कि कौन सा पार्ट रियल पार्ट है और कौन सा पार्ट इमेजनरी पार्ट है। तो इसके लिए आपको करना क्या है बच्चों, फर्क के लिए आप देखेंगे आई किस पार्ट के साथ लग रहा है। अब मान लीजिए कि दो चीजें ऐड हो रही हैं, आई एक के साथ लग रहा है, दूसरे के साथ नहीं लग रहा है। तो जिस पार्ट के साथ आई लग रहा है वो पार्ट कैसा हो गया, इमेजनरी पार्ट हो गया। और जिसके साथ आई नहीं लग रहा है बच्चों वो कैसा पार्ट हो गया, वो रियल पार्ट हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई। अब बच्चों जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आज यहां पर सबसे पहले वो हम पढ़ेंगे आयोटा। क्या पढ़ेंगे, आयोटा। ध्यान से पढ़िएगा आयोटा क्या होता है। देखिए सबसे पहले इट इज डिनोटेड बाय आई। आयोटा को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, आयोटा को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। इतनी बात आपको समझ में आई। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। आयोटा को हम किससे डिनोट कर देते हैं, स्मॉल आई से हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों। वैल्यू ऑफ आयोटा।
आई की वैल्यू होती है बच्चों रूट के अंदर -1। कितनी होती है? रूट के अंदर -1, फिक्स वैल्यू है ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है बच्चों, हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है बच्चों, अब ये तो आई की वैल्यू हो गई। अगर हमने स्क्वायरिंग कर दें तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। अब अगर हमें आई क्यूब निकालना है तो आई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? -1, तो ये हो जाता है माइनस का आयोटा। आई की पावर 4 निकालना है हमें, तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, -1 इंटू -1, तो बच्चों ये कितना हो जाता है? 1। -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? 1। तो यहां से आप देखेंगे कि अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा हम देख रहे हैं पहली, तो आई की वैल्यू होती है रूट में -1, आई स्क्वायर होता है -1, आई क्यूब होता है -i, और आई की पावर होता है 4, 1। तो आपको ये 4 वैल्यूज याद करनी है जो बहुत यूज में आने वाली है, कि जब भी आप बात करेंगे आयोटा क्या होता है, तो आयोटा होता है रूट में -1। आई स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चों? -1 हो जाता है, रूट हट जाता है। आई क्यूब की आप बात करेंगे तो आई क्यूब हो जाता है आपके पास माइनस आयोटा, और आई की पावर 4 की बात आप करेंगे तो आई की पावर 4 हो जाता है 1। इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई? ये 4 पावर्स हमने आयोटा की निकाल दी। अब 2 प्रॉपर्टीज होती है आयोटा की जिनके ऊपर हम बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा। 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूं। तो पहली प्रॉपर्टी बच्चों जो होती है वो होती है कि आई की पावर 4n 1 होता है। क्या होती है बच्चों प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी होती है आई की पावर 4n इक्वल्स टू 1। मतलब अगर हम आई की पावर 4 के मल्टीपल रखते हैं, जैसे आई की पावर 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, तो इनकी जो आउटपुट आता है वो हमेशा कितना आता है? 1 आता है। क्यों आता है वो देखो। आई की पावर 4n को हम ये लिख सकते हैं आई की पावर 4 होल पावर n, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1। 1 की पावर n, तो 1 की पावर कुछ भी निकालिए 1 ही आएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इक्वल्स टू 0। सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा, यानी अगर हम आयोटा की 4 लगातार पावर को सम कर दें, कोई भी 4 ले लीजिए आप, अगर हम उनका सम कर रहे हैं तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 आएगी। 4 पावर हमने ले ली, देखिए आई की पावर n, आई की पावर n प्लस 1, आई की पावर n प्लस 2 और आई की पावर n प्लस 3, हमने 4 पावर ले ली। अब अगर इनका सम करेंगे हम तो क्या आएगा? 0 आएगा, चाहे n कुछ भी रखा हो। अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा को हम ऐड करेंगे तो सम हमेशा बच्चों किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। अब यहां पर यह डिपेंड नहीं करेगा कि n की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं। n को आप 1 लीजिए तो भी ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी, 2 लीजिए तो भी प्रॉपर्टी होल्ड होगी, -1 लीजिए तो भी होगी, 20 लीजिए तो भी होगी। यानी जब भी आप 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा को ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो हमेशा क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया? तो देखिए, हमने एलएचएस लिया, एलएचएस में था हमारे पास आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1 प्लस आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3। इन सब में से हम आई की पावर n कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे क्या बचेगा? 1 प्लस आई की पावर 1, आई की पावर 2 और आई की पावर 3। अब वैल्यू पुट करिए, 1 प्लस आई की पावर 2 -1, आई की पावर 3 माइनस आई, कट जाएगा, कितना आ गया? 0 आ गया। अब कोई भी पावर ले लीजिए आप, मैंने आपको बताया था n आप कुछ भी ले लीजिए। अब n से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्यों? क्योंकि मान लीजिए n आपने 1 लिया तो आई की पावर 1 कॉमन आ जाएगा, n आपने 10 लिया तो आई की पावर 10 कॉमन आ जाएगा, n आपने 20 लिया तो आई की पावर 20 कॉमन आ जाएगा। यानी जो जो आप n लेंगे वो क्या होता चला जाएगा बच्चों? कॉमन आता हुआ चला जाएगा। अब कॉमन आता हुआ चला जाएगा तो उसके बाद तो आपको कुछ करना ही नहीं था। इतनी बात आपको समझ में आई? 4 कंसेक्यूटिव पावर्स हमेशा अंदर कौन कौन सी बचेंगी? आई की पावर 0, आई की पावर 1, आई की पावर 2, आई की पावर 3। अब अगर ये बचेंगी तो इसका पावर आपने सम देख रखा है कि कितना आता है? 0 आता है। वो 0 आ गया, आपके पास सॉल्व हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों?
यानी अभी तक हमने बच्चों ये पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो दो नंबर के एडिशन से बनता है, रियल प्लस इमेजिनरी। इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनता है वो दो नंबर के सम से बनता है। यानी जब हम दो नंबर्स को मिला देते हैं, रियल को और इमेजिनरी को, तो हमारे पास क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद मैंने आपको बताया कि रियल पार्ट आपने पढ़ रखा है, इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों, आयोटा का। फिर मैंने आपको बताया कि इमेजिनरी क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो अगर हम नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, इमेजिनरी क्वांटिटीज मिलती हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आई की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, रूट में -1 लेते हैं। रूट में जो -1 है वो किसको डिनोट करता है बच्चों, वो डिनोट करता है आयोटा को। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आई की वैल्यू रूट में -1 आ गई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, आई क्यूब हमने निकाल लिया, यहां से माइनस आई आया और आई की पावर 4 आ गई 1। अब आयोटा को लेकर दो प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं, वो मैंने आपको बताई। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि आई की पावर 4n जो होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। उसको मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि कैसे होता है। तो आई की पावर 4n को हम लिख सकते हैं आई की पावर 4 की होल पावर n। आई की पावर 4 की वैल्यू हमने फाइंड करा था कि 1 के इक्वल आती है, तो 1 की पावर n हो गया, तो ये कितना निकल कर आ गया बच्चों, ये 1 के बराबर निकल कर आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इक्वल्स टू 0। यानी आयोटा की अगर हम 4 कंसेक्यूटिव पावर्स को जोड़े तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी। तो हमने देखा आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1 प्लस आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3, हमने 4 कंसेक्यूटिव पावर्स को जोड़ा। आई की पावर n हमने कॉमन लिया इसको प्रूफ करने के लिए, तो ये बच गया 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। 1 प्लस आई को ऐसे लिखा रहने दिया, आई स्क्वायर की वैल्यू और आई क्यूब की वैल्यू रख दी हमने, कैंसिल आउट हो गया, अंदर 0 हो गया। आई की पावर n में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहां से प्रूव हो गया कि 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। तो आयोटा से रिलेटेड ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई, वो आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, आयोटा से रिलेटेड, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि क्या होता है आयोटा, हम इसकी वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं। देखिए अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं, आयोटा से रिलेटेड कुछ वैल्यूज निकाल कर दिखाता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसे इसकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे हमने क्वेश्चन लिया कि आई की पावर 135, हमसे उसने कहा कि फाइंड करो आप आई की पावर 135। अब हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए जब हमें आई की पावर 135 सॉल्व करना है तो हमें ये पता है कि आई की पावर 4n कितना होता है, 1 होता है। आई की पावर 4n कितना होता है, 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमें पावर दी होगी उसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो ये हो गया आई की पावर 4 इंटू 33 प्लस का 3, यही हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू 33 इंटू में आई की पावर 3, क्योंकि पावर ऐड हो जाती है अगर बेस सेम होते हैं, तो हमने अलग अलग कर लिया। इसको हमने लिखा आई की पावर 4 होल पावर 33 और आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, 1 की पावर 33 इंटू में माइनस आई, 1 की पावर 33 तो 1 हो गया, 1 इंटू माइनस आई कितना आ गया, माइनस आई। तो आई की पावर 135 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, माइनस का आई। इतनी बात आप सबको समझ में आई। इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, सबको क्लियर हो गया। एक और देखिए क्वेश्चन। अब उसने कहा हमसे फाइंड आई की पावर 17, आई की पावर 17 हमें फाइंड करना है। 17 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 प्लस 1, यही लिख सकते हैं। अब हमने अलग कर लिया, इसको हमने लिखा आई की पावर 4 इंटू 4 प्लस इंटू में आयोटा की पावर 1। अब 4n को हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम ऐसे करके दिखाएं। हम यहां पे प्रॉपर्टी होल्ड दिखा सकते हैं कि हमें पता है कि आई की पावर 4n कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू आयोटा कितना आ गया आयोटा। अब जरूरी नहीं है कि आप इसे रूट -1 लिखें, आप आंसर किस में छोड़ सकते हैं, आप आंसर को आयोटा में ही छोड़ सकते हैं।
ये तो बच्चों कुछ हो गई पॉजिटिव पावर्स। अगर नेगेटिव पावर्स आ जाती है तो क्या करेंगे देखिए, जैसे उसने क्वेश्चन दिया हमें फाइंड आई की पावर -999। अब आप क्या करेंगे, अब माइनस लग गई पावर में और 999 हो गई तो कैसे करेंगे सर हम? कोई बात नहीं बच्चों, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पावर में अगर माइनस लग रहा है इसका मतलब है कि वो ये कह रहा है कि नीचे ले जाओ पावर, यही तो कह रहा है वो। तो ये हो गया 1/i की पावर 999 बन गई आई की पावर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव बन गई तो वैसे ही सॉल्व करना है। आई की पावर 4n आपको पता है कितना होता है, 1 होता है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा कितना जाएगा बच्चों 8, कितना रिमाइंडर बच गया 1। 4 4 जा कितना हो गया बच्चों 16, कितना रिमाइंडर बच गया 3। 4 9 जा कितना हो जाएगा बच्चों 36, कितना रिमाइंडर बच गया 3। तो 1/i की पावर 4 इंटू 249 प्लस का 3, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये बच्चों कितना हो गया 1/i की पावर 4 इंटू 249 इंटू आई क्यूब। अब आप देखोगे कि 249 आपको पता है कि i की पावर 4n कितना होता है 1, चाहे n कुछ भी रहा हो। अब n 249 हो गया तो अभी तो वैल्यू 1 आएगी बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/i क्यूब। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, अब ऊपर वाले 1 को आप लिख लीजिए i की पावर 4, आपको पता है ना i की पावर 4 1 होता है, और नीचे कितना था i क्यूब, कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा i। तो आपके पास आंसर निकल कर आ गया बच्चों i। क्लियर हुआ आपको ये कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहां पर आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब आयोटा की पावर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, चाहे वैल्यू पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए आप उसको सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए आप, उसने बच्चों क्वेश्चन में हमसे कहा कि -√में -1 की होल पावर 4n + 3, और यहां पे वो कह रहा है कि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब फाइंड करो। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसने आयोटा नहीं दिया, उसने हमसे कहा माइनस रूट के अंदर -1 की होल पावर 4n + 3। अब आप इसे सॉल्व करके बताइए। ठीक है बच्चों, हमने सॉल्यूशन के लिए लिखा तो हमने लिखा माइनस रूट के अंदर -1 होल पावर 4n + 3। अब बच्चों में से सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट -1 को हम क्या लिख लेंगे आयोटा -i की पावर 4n + 3, इतना ही हो जाएगा बच्चों। अब हमने क्या करा, इसे लिखा -1 इंटू आयोटा होल पावर 4n + 3, तो -1 की पावर 4n + 3 इंटू में आयोटा की पावर 4n + 3, यही हो जाएगा बच्चों। अब -1 की पावर 4n + 3, तो -1 की पावर 4n इंटू में -1 की पावर 3, इसी तरह i की पावर 4n इंटू में i की पावर 3, यही हो जाएगा। -1 की पावर इवन +1 हो जाता है, -1 की पावर ऑड -1 हो जाता है, i की पावर 4n 1 हो जाता है, और i क्यूब कितना हो जाता है बच्चों -i। 1 इंटू 1 1 -1 और ये माइनस आयोटा, तो ये कितना आ गया बच्चों आयोटा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, 1 1 1 है ये, और आयोटा का इंटू होगा तो बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी आयोटा आ जाएगी। एक तरीका तो इसका बच्चों ये हो गया। अब मान लीजिए दूसरा तरीका, मैं इसका दूसरा मेथड और बता रहा हूं आपको। जैसे आपने यहां पर लिख लिया था कि ये आ गया था माइनस आयोटा की पावर 4n + 3। अब माइनस आयोटा को बच्चों आप क्या लिख सकते हो, आई क्यूब लिख सकते हो, तो आई क्यूब की पावर हो जाएगी 4n + 3, तो ये हो जाएगा आई की पावर 4 इंटू 3n + 9, तो आई की पावर 4 इंटू 3n हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आई की पावर 9, तो आई का 4n तो 1 हो गया, आई की पावर 9 को आप लिखेंगे 4 इंटू 2 + 1, तो 1 इंटू 1 आई की पावर 2, और ये आई आ जाएगा। तो फिर से आप क्या निकाल सकते हैं आई, यानी आप चाहे तो -1 को अलग पावर लेकर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप माइनस आयोटा को आई क्यूब लिखकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको सुटेबल लगे आप उस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर देखिए आप दोनों ही केस में सेम आया। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? ये तो बच्चों वो क्वेश्चंस हो गए जहां पर आयोटा की पावर जो है वो सिंगल में आ रही है। अब मान लीजिए कि कोई एक्सप्रेशन दिया जाए आयोटा की पावर का, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे उसने क्वेश्चन में दे दिया कि i की पावर 17 + i की पावर 21 - i की पावर 15, इसकी वैल्यू निकालिए। आप कैसे निकालेंगे?
अब देखिए आप सॉल्व करिए तो आएगा 17 को 4 इंटू 4 प्लस 1, आई की पावर 20 को 4 इंटू 5 प्लस 1, इसको आई की पावर 4 इंटू 3 प्लस 3, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो आई की पावर 4 इंटू 4 इंटू आई की पावर 1, आई की पावर 4 इंटू 5 इंटू आई की पावर 1, माइनस आई की पावर 4 इंटू 3 इंटू में आई क्यूब। अब आई की पावर 4 इंटू 4 1 हो गया, आयोटा बच गया, प्लस 4 इंटू 5 1 हो गया, आयोटा बच गया, माइनस 4 इंटू 3 और आई क्यूब बच गया। अब ये हो गया 2i माइनस आई क्यूब, तो आई क्यूब को माइनस आयोटा लिख दिया, 2i प्लस आई तो कितना हो गया बच्चों, ये आपके पास आ गया थ्राइज ऑफ आयोटा। बात समझ में आई? यानी इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि एक लीनियर एक्सप्रेशन आपको दी जाएगी आयोटा की, यानी एक एक्सप्रेशन दी जाएगी, उसमें टर्म्स ऐड मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी हो रहे होंगे, इसको सॉल्व करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चंस आयोटा में पूछे जाते हैं। तो देखिए अगले टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें मैं एक दो क्वेश्चन और करा दे रहा हूं आपको, और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में आया आई की पावर 19 प्लस 1 अपॉन आई की होल पावर 25, और होल पावर आपके पास दे दिया 2 और प्रूफ करने के लिए दे दिया कि -4 के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए सॉल्यूशन। आप एलएचएस लेंगे बच्चों, एलएचएस में आपने देखा कि ये दे रखा है आपको, कोई बात नहीं, आपने लिखा आई की पावर 19 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 25 और होल पावर आपने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने सॉल्व करा तो आई की पावर 19 को आपने लिखा 4 इंटू 4 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 25 होल पावर 2, आई की पावर 4 इंटू 4 हो गया, प्लस आई वो इंटू में आई की पावर 3 हो गया, क्योंकि पावर ऐड हो रही है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 को आपने लिख लिया आई की पावर 4 इंटू 6 प्लस 1 होल स्क्वायर, 4 इंटू 4 तो 1 हो जाएगा, आई क्यूब का कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस आयोटा, प्लस आई की पावर 4 लिख देंगे हम इसे, आई की पावर 4 इंटू 6 तो 1 हो जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा आयोटा होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस आई प्लस आई क्यूब होल स्क्वायर, यानी माइनस आई का होल स्क्वायर, तो -2i का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और आई का स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 4 इंटू -1 तो बच्चों ये कितना निकल कर आ गया, ये -4 निकल कर आ गया। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। दोबारा देखिए हमने क्या करा, हमें दिया हुआ था आई की पावर 19 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 25 का होल स्क्वायर, और हमें ये बताना था कि -4 के इक्वल होगा। हमने ये लिखा 19 को हमने लिख दिया 4 इंटू 4 प्लस 3, आई की पावर 25 को हमने लिखा 4 इंटू 6 प्लस 1, 4 इंटू 4 1 बन गया, आई क्यूब का माइनस आयोटा आ गया, 4 इंटू 6 1 बन गया, आई क्यूब 1 था, आई ऊपर वाले 1 को आई क्यूब 4 लिख लिया, कैंसिल आउट हो गया आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, -2i का स्क्वायर कर दिया 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी, तो वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, -4 आपके पास ये वैल्यू निकल कर आ गई। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? इसमें किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है, ये क्लियर हो गया सबको कि कैसे हमने सॉल्व करा है? ठीक है बच्चों, ये तो आपका बच्चों कॉन्सेप्ट हो गया अब आयोटा का। तो ये हमें समझ में आ गया कि आयोटा क्या होता है, कैसे क्वेश्चन उस पर अराइज होते हैं, किस काम आता है। अब बच्चों हम लौटकर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल प्लस इमेजिनरी, यही बताया था बच्चों। तो अभी हमने पढ़ लिया कि इमेजिनरी क्वांटिटीज क्या होती हैं बच्चों। अब हम लौटकर कॉम्प्लेक्स नंबर पर आ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल प्लस इमेजिनरी। ठीक है, तो बच्चों हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, बेसिकली किससे डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, यानी जेड को हम डिनोट करते हैं ए प्लस आई बी से। यहां पर जेड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है, ए जो है वो रियल पार्ट है जेड का, इसको हम आर ई ऑफ जेड भी लिखते हैं, यानी रियल पार्ट ऑफ जेड। और जो बी है बच्चों ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बच्चों आई एम जेड। तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना हो गया बच्चों, ए हो गया, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना हो गया बच्चों, बी। आयोटा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आयोटा सिर्फ हमें यह बताता है कि कौन सा पार्ट इमेजिनरी है,
यानी अगर आयोटा बी के साथ लग रहा है तो वहां से हमें यह पता लग गया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजनरी पार्ट है वो बी रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई? तो आयोटा को हम कभी भी इमेजनरी ऑफ जेड में काउंट नहीं करेंगे। तो जेड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो डिनोट होगा जेड ए प्लस आई बी की फॉर्म में। ए उसका रियल पार्ट हो जाता है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है जैसा मैंने आपको बताया। ए हो जाता है रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको हम डिनोट करते हैं आर ई जेड से। ये नोटिफिकेशंस आप याद रखिएगा। तो आर ई ऑफ जेड की वैल्यू हो गई ए, और जो आयोटा के साथ लिखा रहता है वो होता है इमेजनरी पार्ट। तो हमने उसको लिख दिया इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। ये डिनोट होता है आई एम ऑफ जेड से। आयोटा के साथ बी लिख रहा था तो इमेजनरी पार्ट कितना हो गया बच्चों, इसका बी हो गया। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर होता है। इमेजनरी नंबर को डिनोट करने के लिए हम आयोटा का यूज करते हैं। जिस भी पार्ट के साथ आयोटा यानी आई लगा होता है वो इमेजनरी पार्ट बन जाता है। रियल पार्ट ऑफ जेड को हम आर ई जेड से दिखाते हैं और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड को हम आई एम जेड से दिखाते हैं। यहां तक सब बच्चों को क्लियर हो गया? ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की एक डेफिनेशन हो गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, व्हेन ए एंड बी आर टू रियल नंबर एंड जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर विच इज सम और डिफरेंस ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर। ठीक है, तो जब हम रियल और इमेजनरी नंबर्स को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो हमारे पास बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? एक एग्जाम्पल मैं आपको देके बताता हूं। जैसे हमने Z1 लिखा 2 - 3i, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने Z2 लिखा -4/7 + 1/7i, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z3 मैंने लिखा C - id, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इमेजनरी पार्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, रियल पार्ट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पार्ट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अब मैंने एक लिखा Z4 - आयोटा, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों है? क्योंकि यहां पर हम इसको लिख सकते हैं ना 0 - आयोटा, तो इसका रियल पार्ट 0 हो गया, इमेजनरी पार्ट -1 हो गया। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि रियल पार्ट 0 नहीं हो सकता या फिर इमेजनरी पार्ट 0 नहीं हो सकता। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो रियल ऑफ Z4 कितना हो जाएगा 0 और इमेजनरी ऑफ Z4 कितना हो जाएगा बच्चों -1। क्यों हो जाएगा? रियल तो 0 है और आई के आगे क्या लग रहा है, -1 ही तो लग रहा है। आई किसके साथ लग रहा है, -1 के साथ, तो इमेजनरी पार्ट इसका क्या हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको क्लियर हो गया? अब बात आती है बच्चों कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखिए, हमने ये तो पढ़ लिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, रियल प्लस इमेजनरी होता है। बेसिकली हम इसे जेड से डिनोट करते हैं। इसमें रियल पार्ट क्या होता है वो हमने देख लिया, इमेजनरी पार्ट क्या होता है वो हमने देख लिया। अब बात आती है कि हमें दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और वो पूछ रहा है कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, अब आता है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों मतलब होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब होते हैं। हमें दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, यहां पर हमने लिखा लेट कंसिडर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 and Z2 such that Z1 equals to A1 plus IB1 and Z2 equals to A2 plus IB2। तो Z1 की वैल्यू बच्चों वैल्यू क्या हो गई, Z1 की वैल्यू हो गई A1 प्लस IB1 और Z2 की वैल्यू हो गई A2 प्लस IB2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब हम लिख रहे हैं इफ Z1 इक्वल्स टू Z2, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। तो इट इज ट्रू व्हेन
रियल, पहली कंडीशन रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z2, दैट इज A1 इक्वल्स टू A2, एंड सेकेंड कंडीशन इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, दैट इज B1 इक्वल्स टू B2। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे जब रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल होगा। यानी रियल ऑफ Z1 जब रियल ऑफ Z2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि A1 रियल ऑफ Z1 A1 था, रियल ऑफ Z2 A2 था, ये दोनों बराबर हो गए। सेकंड इमेजनरी ऑफ Z1 इमेजनरी ऑफ Z2 के बराबर हो जाएगा, इसका इमेजनरी था B1, इसका इमेजनरी था B2। जब ये दोनों कंडीशन होल्ड होंगी तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि Z1 और Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो आपस में इक्वल हो गए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे जब पहले वाले का रियल पार्ट दूसरे वाले के रियल पार्ट के इक्वल होगा और पहले वाले का इमेजनरी पार्ट दूसरे वाले के इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा। जब ऐसा हो जाएगा तो बच्चों हम कह देंगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हैं, इक्वल है। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहां पर कि हमें दे रखा है इफ Z1 इक्वल्स टू, हमें दे रखा है 2 प्लस एक्स माइनस 7i एंड Z2 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 प्लस वाई आई, यह हमें दे रखा है। एंड Z1 इक्वल्स टू Z2, फाइंड x एंड y। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों आप? क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और वो हमें क्या दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 हमें दे रखा है 2 प्लस एक्स माइनस 7i। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, वो हमें दे रखा है 4 प्लस 2 प्लस वाई आई। अब उसमें दे रखा है कि Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो Z2 के बराबर है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, अब हम सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। तो हम लिखेंगे इफ Z1 इक्वल्स टू Z2, तो रियल पार्ट ऑफ Z, देन रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। अब रियल पार्ट ऑफ Z1 कितना है बच्चों, 2 प्लस एक्स, और रियल पार्ट ऑफ Z2 कितना है 4, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 2 हो गया। अब इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 बच्चों कितना है, विद साइन लेते हैं यहां पे -7, जो भी आयोटा के साथ होता है -7। इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 कितना है 2 प्लस वाई, ये इधर आ जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, तो y की वैल्यू बच्चों आ गई -9। तो ये सॉल्व हो गया यहां पर कि x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू कितनी हो गई, -9। क्लियर हुआ आपको? यानी जब भी वो ये कहेगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इक्वल प्रूफ करके दिखाइए, तो इक्वल प्रूफ करने का मतलब ये होगा कि आप ये प्रूफ करके दिखा देंगे कि पहले वाले का रियल ऑफ Z दूसरे वाले के रियल ऑफ Z के इक्वल है और पहले वाले का इमेजनरी ऑफ Z दूसरे वाले के इमेजनरी ऑफ Z के इक्वल है। अगर ऐसा हो जाता है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो दोनों हैं वो कैसे हो जाते हैं, इक्वेट हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको करा रहा हूं। अक्सर वो क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे उसमें गलती करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का ही है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है वो क्वेश्चन, तो ज्यादातर बच्चे उसमें गलती कर देते हैं। तो मैं आपको बताता हूं वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो मेजरली बच्चे उसमें गलती कर कर आते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे हमारे पास हमें दे दिया उसने कि सॉल्व √-a इंटू √-b क्या आएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा तो √-a √-b क्या आएगा, तो आप बहुत ही जल्दी मुझसे कहोगे कि सर इसमें क्या, ये लीजिए √-a इंटू √-b तो करना था, तो अंडर में हमने लिखा -a इंटू -b, माइनस से माइनस कट गया, √ab आ गया। लेकिन बच्चों ये गलत है। सारे बच्चे मुझे लगता है यही आंसर देंगे कि √a माइनस √b, यही तो होता था, √a इंटू √b करते तो √ab आ जाता था। अब माइनस माइनस लग रहा है तो हमने ये कर दिया, माइनस से माइनस कट गया। बच्चों ये मल्टीप्लाई नहीं है, अभी यहां पर √a कुछ भी नहीं है माइनस ए और √-b कुछ भी नहीं है। ये जो आपने फॉर्मूला लगाया है वो रियल के लिए लगाया है। अब ये रियल नहीं है, इमेजिनरी है, पहले आपको इन्हें रियल बनाना पड़ेगा। ये जो मेथड है वो गलत है। करेक्ट मेथड देखिए आप इसका। तो बच्चों इसका करेक्ट मेथड क्या है वो देखिए। हमें करना था √-a इंटू √ में -b। तो सबसे पहले इसको लिखिए -1 इंटू ए, मल्टीप्लाई में -1 इंटू बी।
तो ये हो गया रूट ए आयोटा, आयोटा रूट बी, आयोटा स्क्वायर रूट ए इंटू रूट बी -1 रूट में अभी आगे ए बी, यानी ये हो गया माइनस रूट ए बी। इतनी बात आपको समझ आई? तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि रूट माइनस ए इंटू में रूट माइनस बी, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, माइनस रूट ऑफ ए बी हो जाएगा, ना कि रूट में ए बी होगा। इस बात को आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये आपकी। ज्यादातर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, पूरा क्वेश्चन बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और इतने से पार्ट में गलती करे आते हैं, जिससे पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो छोटी से छोटी बात आपको याद रखनी है, हर बात इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन आया, जैसे उसने कहा रूट -3 इंटू रूट में -4। अब आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, रूट में माइनस ए इंटू रूट में माइनस बी था, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस अंडर रूट के अंदर 3 इंटू 4, तो -2√3 हो गया। 4 का 2 बाहर आ गया, तो माइनस का 2√3 हो गया। आई बात समझ में आपको? यानी यहां पर आयोटा नहीं आया, यहां पे आयोटा आंसर के अंदर, यहां पर आयोटा यहां पर नहीं आया, सीधे सीधे आंसर हमारे पास आ गया। तो ये हो गया माइनस का 2√3। इतनी बात आपको समझ में आई? तो दो इमेजिनरी क्वांटिटीज यहां पर हमने मल्टीप्लाई कर दी और हमें नंबर कैसा मिल गया, आउटपुट में रियल मिल गया। तो एक एग्जांपल है कि जब हम दो इमेजिनरी क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रियल आंसर भी मिलता है। ये बात क्लियर हो गई बच्चों आपको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आज बच्चों हमने ये पढ़ लिया कॉम्प्लेक्स नंबर में कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, वो आपको समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ गया। इमेजिनरी और रियल पार्ट को कैसे डिनोट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करने के लिए किस नोटेशन का यूज करते हैं, और इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो आज हमने बच्चों जो बेसिक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको हमने पढ़ लिया। अब अगली क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कैसे होते हैं, सबट्रैक्ट कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, या फिर डिवाइड क्या होते हैं। तो उसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।